नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान के दोगले व्यवहार की, जिसकी नजर में बाढ़ पीड़ित चीन के लोग भाई बहन हैं, जबकि नेपाल के लोग सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी हैं। तो क्या पाकिस्तान की नजर में नेपाल का कभी हिंदू राष्ट्र होना उसके भाईचारे के आड़े आ रहा है? सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। नेपाल और तिब्बत कुदरत की मार झेल रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक रिपोर्ट आपके साथ साझा कर रहे हैं। झील फटने से त्रासदी आई और नेपाल में अब तक करीब 550 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। 1000 से ज्यादा लोगों की तलाश अब भी जारी है। दोनों ही देशों के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने संदेश दिया, लेकिन दोनों की भाषा में अंतर था। प्रधानमंत्री शहबाज ने तिब्बत में आई बाढ़ के लिए चीन के लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, चीन के लोगों को भाई बताते हुए एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान हर संभव सहयोग और सहायता देने के लिए तैयार है, जबकि नेपाल के लिए शोक संदेश में पीएम शहबाज ने भाइयों जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लिखा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। नेपाल की सरकार और एकजुटता दिखाने का प्रयास किया। पीएम शहबाज शरीफ के संदेश की भाषा को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया भर में मुस्लिम एकता की बात करने वाले पाकिस्तान के लिए नेपाल की हिंदू छवि आपत्तिजनक हो गई है? एक बात और कि जिस चीन के शिनजांग में उइगर मुसलमान रहते हैं, उनकी आबादी करीब 1.25 करोड़ है। बताया यह जाता है कि उइगर मुसलमानों की भाषा तुर्कियों से मिलती है और उनकी संस्कृति भी मध्य एशियाई देशों जैसी बताई जाती है। चीन सरकार पर उइगर मुसलमानों के अधिकारों को कुचलने का आरोप लगता है। चीन पर लाखों उइगर मुसलमानों को सरकारी कैंपों में जबरन रखने के आरोप भी लगते हैं। दावा यहां तक है कि इन कैंपों से भागने वालों को सीधे गोली मार दी जाती है। और बिल्कुल दावा ये सच है, ये सिर्फ दावा नहीं है बल्कि ये वहां की हकीकत है। अगर आप चीन के वीडियोस उठा करके देखेंगे तो वहां पर मस्जिदों को डांस बार बना दिया गया है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है चीन का। बताया जाता है चीन हमेशा ही इन आरोपों को बेबुनियाद कह करके नकार देता है। कौन मानेगा, लेकिन ये इंटरनेट का जमाना है और हर एक चीज खुल करके सामने आ जाती है। सवाल यह है कि मुस्लिम एकता का दावा करने के नाम पर पाकिस्तान सिर्फ दुनिया को धोखा देता है। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल है। सवाल यह है कि पीएम शहबाज का चीन के लोगों को भाई कहना नेपाल के लिए पड़ोसी वाला संबोधन क्या दिखाता है? पाकिस्तान की सेना देश के अंदर ही खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पीओके में हत्याएं कर रही है। ऐसे में क्या मुस्लिम एकता की बात दिखावा नहीं है? क्या पाकिस्तान चीन से उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर कभी बात करने का दम रख पाएगा? अब इसी बड़ी खबर पर हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट है। दामोदर सिंह, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। मेजर नदीम शेख, डिफेंस एक्सपर्ट है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजा कसेब जंजुआ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। अमिताभ कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट है। अभी सबसे पहले सर मैं आप ही से समझना चाहूंगी ब्रिगेडियर, क्यों ये भाषा में अंतर दिखाता है? क्या ये किसी राष्ट्र की भाषा हो सकती है कि दो जगहों पर कोई त्रासदी झेल रहा हो और दोनों के लिए अलग अलग पत्र लिखे जाए? ऐसा क्यों? देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि इस तरह की भाषा का, क्योंकि देखिए नेशनल लेवल पे एक भाषा का अलग शैली होती है और उसको किस तरह से मतलब पेश किया जाता है, और खासकर डिप्लोमेसी में तो इसके ऊपर काफी मतलब पढ़ाया भी जाता है और उसको प्रैक्टिस भी, इसको अमल में भी लाया जाता है कि कैसे हमें अपने शब्दों का सही चयन करना चाहिए, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान ने मतलब इन स्टेटमेंट से ये बताया गया है कि साहब किस तरह से वो अपने जो बाकी के देश हैं उनके साथ, किसी के साथ तो वो दुलार रखते हैं, किसी के साथ द्वेष रखते हैं, किसी के साथ वो मतलब प्रेम से बात करते हैं, किसी के साथ द्वेष के साथ बात करते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत ने जब तुर्की में आपको याद होगा जब अर्थक्वेक आया था, तो भारत की पहली टीम थी जो तुर्की में लैंड की। और आज भी ये वीडियोस यूट्यूब पे काफी अवेलेबल हैं। जो हमारा फील्ड हॉस्पिटल गया था जो पैरा ब्रिगेड का, वो आज भी लोग वहाँ उसको याद करते हैं और उसको सराहते हैं। तो भारत ने कभी भी बाउंड्रीज को, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हों या कोई और इस तरह के डिमार्केशंस हों,
उनको कभी तवज्जो नहीं दी। भारत ने हमेशा इंसानियत को तवज्जो दी है। भारत ने अपने हमसाया मुल्कों को, पाकिस्तान में भी एक बार जब अर्थक्वेक आया था तो सबसे पहले भारत ने इमदाद भेजी थी। हाँ ब्रिगेडियर, और जब ऐसी आपदाएं आती हैं जो कि प्राकृतिक हो, जिसका किसी के ऊपर कोई बस नहीं हो सकता है, कोई उसे रोकने का प्रयास भी नहीं कर सकता है, कोई उसे रोक भी नहीं सकता है, तो ऐसे में भाषा थोड़ा सा मुझे लगता है कि हर देश के साथ संवेदना वाली होना चाहिए। एक देश को आप भाई कह करके बुला रहे हैं, वो भी उस देश को जहाँ पर उइगर मुसलमानों के हाल कितने खराब है दामोदर जी, हर कोई जानता है। लेकिन उसके बावजूद चीन के तरफ ये मामला पाकिस्तान का इसलिए झुका हुआ है क्योंकि तमाम पैसे वहां से आ रहे हैं, हथियार वहां से आ रहे हैं, इसलिए ये झुकाव है। और नेपाल से इसी वजह से कटाव है कि हमें कुछ मिल तो नहीं रहा है, तो फिर हमें क्या लेना देना। अनम्यूट करिएगा। Thank you, Meenakshi, and Jai Hind Brigadier Dutt sir and all the foreign expert and defense expert here. सबसे पहले एक बात समझिए, पाकिस्तान की ये जो चुप्पी है सिर्फ यहाँ चुप्पी नहीं है, ये एक भयावह चुप्पी है। जब वो मुसलमानों के नेतृत्व की बात करता है तो कोई सवाल किस तरह से वो जवाब देंगे। लगभग 17,000 के आसपास मस्जिदें चीन में तोड़ी गई और 2017 के बाद सैटेलाइट इमेजेस बताते हैं, ऐसी रिपोर्टें इंटरनेट पे और ओपन नेट पे सब जगह अवेलेबल है। पाकिस्तान का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। अभी मेजर साहब कहेंगे ये है वो है, मेरे साथ बैठे हो, मैं अक्सर इनके वक्तव्य को समझ लेता हूँ ये क्या बोलेंगे। ये रिपोर्टें मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ, आप गूगल में देख लीजिए बड़े आराम से, जिसका भी आपके यहाँ पे डेटा सेंटर बना है वही गूगल ये बता देगा आपको कि कितने ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है वहां पर। पाकिस्तान को उस पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान को आपत्ति नहीं है, पाकिस्तान को पता है कि उसकी जो रोजी रोटी है वो चीन से किस हद तक चीन पे डिपेंड है, किस हद तक उसको चीन पे निर्भर रहना है। और इसके साथ साथ गधों का निर्यात भी एक बहुत बड़ी समस्या है चीन पाकिस्तान के लिए। चाहकर भी वो चीन का विरोध कहीं नहीं कर सकता और बिना चीन के अलग भी नहीं जा सकता। डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मैं बात नहीं करता, डिफेंस पे तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के पास चाइना के किस तरह के इक्विपमेंट है और किस तरह की डिपेंडेंसी है। पर इसके अलावा भी पाकिस्तान के और भी हित हैं। ये बहुत ही एक यूं कहें कि एक बचकानी सी हरकतें होती है जब आप एक मुल्क जो त्रासदी झेल रहा है उस पर भी आप अपने बिजनेस हित के हिसाब से ट्वीट करते हैं और वहां के लोगों को आप पूरी तरह से ये दर्शाते हैं कि आपको आपके साथ उनकी सहानुभूति किस तरह से जुड़ी हुई है। सिर्फ पैसों के लिए आप चीन को भाई बताते और नेपाल को आप कहते हैं कि हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मियां शहबाज तो वैसे भी पहले से भी एक्सपर्ट हैं फोटो ऑप्स के, ट्वीट के, सोशल मीडिया पे इन्होंने दो मुल्कों के बीच में ट्रीटी करा दी थी, पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि हमने ट्रीटी कर दी। आज भी वो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, उनके ऊपर क्या चल रहा है पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान का ये चाल और चरित्र जो है ये पूरी दुनिया के सामने बेनकाब है और कोई गंभीरता से लेता भी नहीं इनकी संवेदनाओं को और इनकी बातों को। अभी मैंने एक शहबाज शरीफ का ट्वीट देखा था, मीनाक्षी, गौर करने की बात है। नार्वे के प्रधानमंत्री, नार्वे के जो किंग है, उनकी जो डेथ हुई है उस पर कंडोलेंस अपना मैसेज दे रहे हैं और उस पर बड़ा संवेदनशीलता के साथ काफी लंबा चौड़ा एक भाषण लिखा है ट्वीट पे। आप अपने देश के प्रधानमंत्री को जेल पे डाल के बैठे हुए हैं, जो मौत की कगार पे, उसकी आंखें रोशनी चली गई है और पूरी दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी क्रिकेट से जुड़ी वो सब आपको लिख रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएं। उस पर आपका ध्यान नहीं। उनको लिखा जाता है इनके देश में ट्वीट में कि एक कैदी को वहां पे शिफा हॉस्पिटल में लाया गया। बताइए, देश के प्रधानमंत्री को लिखने का एक तरीका इनके यहाँ। तो जब दुर्भावना की बात आती है और जो इनके मन में होता है वो इनके शब्दों में नजर आता है, इनके तौर तरीकों में नजर आता है। डिप्लोमेसी में इस तरह की बातें, इस तरह से लिखना, इस तरह से बोलना, ये बहुत ही डिप्लोमेसी हो सकता है कि इनके लिए थोड़ा सा अलग हो सकती है, हर राष्ट्र के लिए हर तरफ का झुकाव अलग होता है। लेकिन अमिताभ कुमार जी, क्या इस वक्त भी डिप्लोमेसी की आवश्यकता है? क्योंकि ये वक्त डिप्लोमेसी से कहीं ज्यादा इंसानियत का था। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान का अपना नज़रिया और उसकी प्रकृति जो है उससे सारी दुनिया परिचित है। सभी जानते हैं कि इनके लिए बाकी दुनिया काफिर है और इनकी कोई सहानुभूति किसी अन्य के साथ नहीं है। ये लोग जो हैं बहुत स्पष्ट हैं अपने इरादों में, उद्देश्य में। ये कभी उस ढंग से मानवीयता के आधार पर ये बात ही नहीं करते। ये तो उम्माह के आधार पर केवल बात कर सकते हैं। तो इनसे उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। उसी तरह की घटिया बातें होंगी। भाई, सारी दुनिया के आतंक का केंद्र तो बना हुआ है ना। जो सारी दुनिया में मानवता का नाश करने पे जो देश तुला हो, जहाँ के लोग तुले हों, उनका व्यवहार यही हो, और हम पड़ोसी देश तो लगातार परेशान हैं, उनसे हम उम्मीद रखें तो क्यों रखें? किस तरह की उम्मीद रखें? कोई मतलब नहीं बनता है। इन्हें आदमी बनाना बहुत मुश्किल है। तो इस पर कोई बयान, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई चर्चा भी करने की जरूरत है। सारे लोग जानते हैं कि वो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे और उनके इरादे क्या हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके दुख में वो आपके काम आए? ये आप सोच भी नहीं सकते। डॉक्टर राजा
कासिफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, आप तो ये समझते होंगे कि चीन में किस तरीके के हालात है उइगर मुसलमानों को लेकर के, आप जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे। बावजूद इसके पाकिस्तान का झुकाव चीन की तरफ इतना रहता है, उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर कभी बातचीत नहीं कर पाते हैं। अभी जब इंसानियत दिखाने का वक्त था तभी आप ये देख रहे हैं कि डिप्लोमेसी शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे करें, डिप्लोमेटिक हम कैसे बने, और उसी भाषा का इस्तेमाल आप चीन के लिए अलग तरीके से करते हैं, नेपाल के लिए अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, आपके संबंध अलग हो सकते हैं, लेकिन उइगर मुसलमानों की वजह से भी आप उनकी तरफ अपना झुकाव रखते हैं, ये थोड़ा दुनिया के लिए भी आपत्तिजनक है। कैसे? मेजर शेख, आप इस सवाल का जवाब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर पाकिस्तान चाहता तो उइगर मुसलमानों को लेकर के अपना थोड़ा सा हिस्सा इंसानियत का दिखा सकता था चीन की तरफ, लेकिन वो कभी उसकी तरफ से दिखाया नहीं गया। नेपाल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, लेकिन भाई चीन को कहकर के संबोधित किया जा रहा है। क्या नेपाल इतना भी इस आपदा में डिजर्व नहीं करता पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, पहली बात तो ये कि जो चाइना है वो हम पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है, हम एहसान फरामोश नहीं, हम नमक हराम नहीं है, ठीक है। हम एहसान का बदला एहसान से देते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम चाइना के साथ हर मुश्किल में खड़े होते हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ हर मुश्किल में, हर घड़ी में वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। और कोई भी इशू हो, चाहे वो फाइनेंशियल है, इकोनॉमिक है, डिफेंसिव है, आप देखिए कि चाइना, आप पत्थर भी उठाएंगे तो आपको वहाँ चाइना की चीज़ मिल जाएगी पाकिस्तान में। जहाँ तक ताल्लुक है उगियार का, और उससे ज़्यादा तो आपके भारत में मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह से हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, जिस तरह मुझे लगता है कि आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं रहती है पार्कों के नीचे मेजर शेख, तमाम महलों के नीचे। और मेजर शेख नदीम, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रहती है। आप तो अपने आप को भारतीय भी बताते हैं, आपको भारत से लगाव भी है। आपको सच में लगता है कि भारत में मुसलमानों के हाल इतने ख़राब हैं? आप 1947 से लेकर के 2026 तक देखिए, क्या मुसलमानों ने यहाँ पर तरक्की नहीं की? क्या यहाँ के मुसलमान दुखी हैं? अगर आप अपने देश से कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ख़राब होगा। और उइगर मुसलमानों की स्थिति, मेजर शेख नदीम, आप मुझसे ज़्यादा बेटर तरीके से जानते होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है आप, आपने रक्षा के क्षेत्र में जितना योगदान दिया है उतनी तो शायद मेरी उम्र भी नहीं होगी। तो फिर मेजर शेख नदीम, आप उइगर मुसलमानों के प्रति इतना सा भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखते हैं, ये कैसे हो सकता है? मेजर शेख नदीम तो ऐसे नहीं है। आप हमेशा फैक्ट रखते हैं, मैं आपसे हमेशा फैक्ट की उम्मीदें रखती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप अपने देश की बटरिंग के लिए कुछ भी गए। नहीं, देखें, पहली बात तो ये कि हम पूरी दुनिया में इंसानियत का प्रचार करते हैं, चाहे वो चाइना हो, इस्लाम और मुसलमान तो उसके बाद है। बिल्कुल सही है, उगियार में भी हमने इस तरह का, जब भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई बड़े एक्शन हुए, पाकिस्तान ने और लोगों ने, अवाम ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई है और बिल्कुल बयान किया गया है। ऐसी कोई भी चीज़ जो पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हमारा अलाई हो, लेकिन अमेरिका में अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है, चाहे इस्लाम के बारे में हो, मुसलमानों के बारे में हो, या किसी भी मजहब या मानने वाले के साथ नाइंसाफ़ी हो, तो हम वहाँ पे ज़रूर खड़े होते हैं। जहाँ तक आपने बात की इंडिया की 47 से, आपकी बात में बहुत हद तक मैं मान सकता हूँ 50% के, ठीक है कि वहाँ ऐसा भी कोई इतना नहीं। लेकिन अब जाकर आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें, जब से ये गवर्नमेंट आई है आपकी बीजेपी की, तो इस तरह के मसाइल शुरू हो गए कि मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, योगी साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। तो ये जो एक पहले से हमारे जहनों में था, जिसको हम दो कौमी नज़रिया कहते थे, दो कौमी नज़रिया का मतलब ये नहीं कि हम और आप अलग हैं, हम एक हैं और हम साथ रहे हैं। मैं तो खुद बचपन में साथ रहा हूँ, तो वो बात नहीं है। बात यह है कि डिनायल ऑफ डोमिनेशन के, कल को कोई ऐसी डोमिनेशन पावर ना आ जाए जो अपनी मर्जी का दीन नाफिज करने की कोशिश करे, और जो हमारा फंडामेंटल राइट है किसी भी दीन का, जो एक्सरसाइज करने का दीन को, धर्म को, वो ना खराब हो जाए। आज मुसलमानों पर जहाँ बातें हो रही है कि रोडों पे नमाज पढ़ते हैं, भाई हिंदुओं के तो सारे जितने रिचुअल्स है रोडों पे होते हैं, सारे जलसे। नहीं मेजर शेख नदीम, ये तो डिसिप्लिन का मैटर है ना, आप तो बहुत अच्छे से समझते होंगे कि डिसिप्लिन का मैटर है कि अगर आपके यहाँ पर मस्जिदें हैं, और अच्छी खासी मस्जिदें हैं हमारे यहाँ पर, तो अगर हमारे यहाँ पर मस्जिदें हैं तो हमें लोगों को मस्जिदों में जाना सिखाना होगा। बिल्कुल वैसे ही कि अगर हमारे यहाँ पर स्कूल है तो हमें उन्हें स्कूलों में जाना सिखाना होगा, ना कि रेदर देन आप बाहर पढ़ाई करना शुरू कर दें। ये डिसिप्लिन का मैटर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसे हाइप दे करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और आपसे तो मैं ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। आप डॉक्टर राजा, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जी, मुझे आ रही है आवाज़। ठीक है डॉक्टर राजा, उइगर मुसलमानों पर पाकिस्तान इतना चुप क्यों रहता है?
बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में पहले आवाज कुछ हो गई होगी। ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि मुसलमानों पे क्यों रहता है। और देखें, पाकिस्तान जो है ये तो नहीं है कि वो दुनिया में इंडिया में भी अगर कुछ होता है कि यार मुसलमानों के साथ, तो वो बैठ के एक स्टेटमेंट दे सकता है, बस इतना ही करेगा। किसी दूसरे स्टेट के अंदर क्या हो रहा है वो पाकिस्तान का एज ए स्टेट मैटर नहीं है। दुनिया की कोई स्टेट किसी मामले पे एक लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकती, तो जितना जा सकती है उतनी चले जाएंगे। और सिर्फ यहीं की बात नहीं है। और मेरे ख्याल में रिलीजन इंसान का पर्सनल मैटर होता है। और 47 के बाद पाकिस्तान बन गया, तो अब एज अ स्टेट पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना, तो अब इंडिया में जो भी मुसलमान है तो वो पाकिस्तान का मैटर नहीं होना चाहिए। अगर जैसे अभी मेरे साथ ये भी एक और हमारे शेख साहब कह रहे थे कि यार मैटर है और हिंदू आगे आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें क्या हर्ज है। जब आपने पाकिस्तान बना लिया तो बस बात खत्म हो गई ना। अब इंडिया में हिंदू आगे आए, जैन मत के आए, बुद्ध मत के आए, तो ये पाकिस्तान का मैटर नहीं है। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमने तो ये देखना है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। क्या हम अपनी माइनॉरिटीज को राइट्स दे रहे हैं? नहीं दे रहे, तो फिर हमें सोचना चाहिए। हम कहेंगे चाइना में माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, नहीं है। चाइना, आप देखें, चाइना का एक अपना एक सिस्टम है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान हम कहते हैं दोस्ती है, दुनिया में ना किसी भी रिलेशनशिप्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं बाय द टाइम। आज पाकिस्तान और चाइना और पॉजिटिव जेस्चर में बैठते हो, तो और अमेरिका के साथ कभी पाकिस्तान के हालात अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। कभी इंडिया के साथ पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब, ये जो हालात स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। बिल्कुल करते हैं। डॉक्टर राजा कासिम, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। डॉक्टर राजा कासिम, इसके साथ एक और जवाब मैं आपसे चाहूंगी, जो मेरा पुराना सवाल भी था, कि दोनों देशों के लिए अगर आप इस वक्त देखें, बाढ़ से, त्रासदी से दोनों ही देश पीड़ित हैं। फिर आप तिब्बत की अगर हम बात करें, चीन के जो समकक्ष है या चीन के अधीन है, और अगर हम यहाँ पर नेपाल की बात करें, तो क्या सच में जब आप लेटर लिखते हैं तो दोनों देशों के लिए भाषा का अलग रखना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि हो सकता है कि डिप्लोमेटिक रीज़न से आपके संबंध दोनों देशों से अलग अलग हों, लेकिन इंसानियत के नाते से क्या यहाँ पर भी लेटर में भेदभाव करना ज़रूरी होता है? लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता, आपने भी शुरुआत में यही कहा था कि डिप्लोमेटिक रीज़न से, डिप्लोमेटिक जो संबंध होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन त्रासदी के वक्त में हम हर देश के साथ खड़े रहते हैं। तुर्की ने हमारे साथ जो किया सो किया, लेकिन जब उन्हें आवश्यकता पड़ी हम सबसे पहले वहां पर खड़े हुए थे। अब नेपाल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया जाएगी? नेपाल इस बात को समझेगा? चीन की तरफ झुकाव क्योंकि नेपाल भी रखता है। हाँ, देखिए, नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं वो काफी घनिष्ठ और काफी पुराने हैं। और हमेशा भारत ने नेपाल को एक ऐसा स्थान दिया है जिससे वो बिल्कुल बराबरी का दर्जा रखता है। और भारत में जब भी कभी नेपाल के लोगों ने कोई मदद मांगी है वो हमने दी है। और भारत का नेपाल से कहते हैं ना कि रोटी और बेटी का रिश्ता है। क्योंकि आप ये देखिए कि नेपाल के ज़्यादातर करीब 40% जो उसकी पॉपुलेशन है, जो आवाम है, वो इंडिया में या तो जॉब करते हैं या इंडिया में उनका बिजनेस है, या उनकी जो रेमिटेंस है वो इंडिया से जाती हैं। और भारत भी जो नेपाल के जो खासकर गोरखा जो हमारी सेना में है, करीब 60,000 उनके बड़े बहुत ही ब्रेव और बहादुर जवान हमारी गोरखा रेजिमेंट्स में सर्व कर रहे हैं, और भारत उनका काफ़ी वो एहतराम करता है। 2015 में जब अर्थक्वेक वहाँ ज़लज़ला आया था, तो मैं उस समय सर्विस में था एंड आई वाज ओवरलुकिंग दिस ऑपरेशन। तो सबसे पहली जो टीम थी, मुझे याद है 25 अप्रैल का वो दिन था जब करीब 10-11 बजे हमें खबर मिली और करीब 3 बजे हमारी टीम्स ऑलरेडी काठमांडू में थी। तो भारत ने हमेशा, देखिए, हमारे यहाँ तो जब हम प्रार्थना भी करते हैं, प्रेयर भी करते हैं, तो अंतिम हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि साहब विश्व का कल्याण हो। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा देश होगा जो हमेशा पूरे विश्व का वेलफेयर मांगता हो, विश्व की शांति मांगता हो, विश्व का डेवलपमेंट मांगता हो। तो हमारे यहाँ हमेशा हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है उसको रखा हुआ है। वेनेजुला आप देखिए, इतनी दूर ज्योग्राफिकल लोकेशन होते हुए भारत की टीम सबसे पहले वहाँ, मतलब अपने टाइम के हिसाब से पहुंची। सबसे पहले तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन सबसे जो इफेक्टिव टीम थी वो भारत की थी। आप ये देखिए, टर्की का मैंने जिक्र किया, कश्मीर और पाकिस्तान में जो ज़लज़ला आया था उसमें भारत ने बिल्कुल अपनी जो बाउंड्रीज थी उनको दरकिनार करते हुए
बहुत पाकिस्तान को भी इमदाद दी गई। और अफगानिस्तान में अभी देखिए पीछे अर्थक्वेक्स आए थे, या तो भारत ने उनकी भी मदद की थी। तो जहां तक इंसानियत का सवाल है, हर मुल्क को सबसे पहले इंसान को रखना चाहिए, उसके बाद उसके अपने जो मसाइल है या उसका जो अपना एजेंडा है उसको हमें रखना चाहिए। क्योंकि आज देखिए, आज अगर किसी देश में त्रासदी है तो वहां इंसान को कहते हैं ना कि एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आता है ना, मैं उसको बताना चाहूंगा कि खुदा ने इंसान को बनाया इंसानियत के वास्ते, खुदा ने इंसान को बनाया इंसानियत के वास्ते, वरना तात के लिए कारोबियां बहुत थे। तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। तो सबसे पहले यह है कि आप इंसानियत के नाते एक इंसान की आपको मदद करनी चाहिए, वरना तो मतलब इबादत करने के लिए तो बहुत फरिश्ते हैं, बहुत भगवान हैं, बड़े पैगंबर हैं, तो लेकिन सबसे बड़ी जो खिदमत है वो इंसान की सेवा है, और आज नेपाल को उसकी जरूरत है। मेजर शेख नदीम, क्या यही वजह है कि जब पीओके बलूचिस्तान को पाकिस्तान के अंदर जो 2 जगह हैं उन्हें ही सीधे सीधे इग्नोर किया जा रहा है, तो फिर नेपाल की तो क्या कोई खैर ही नहीं है? कौन पूछ रहा उससे? नहीं, देखिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, जहां भी इंसानियत के लिए जरूरत है वहां पाकिस्तान बिल्कुल खड़ा है, खड़ा होता है, खड़ा रहेगा। बाकी अभी ब्रिगेडियर साहब ने जो कुछ बातें की हैं कि जिस तरह से हमारी भी कुछ रिजर्वेशंस हैं और नेपाल के साथ, तो उसको उन्होंने बयान कर दी कि किस तरह से जनाब उनके गोरखा आपकी फौजें बढ़ती हैं। जो 40% जो ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं नेपाल के, वो ज़्यादातर इनके रॉ के लिए काम कर रहे हैं। उसमें से जो आप अगर देखेंगे जाके, तो उसमें से जो है 40% में से 20% तो रॉ में भर्ती हुए हैं। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, मेरा तो क्योंकि ताल्लुक रहा है, ब्रिगेडियर साहब को शायद पता है। तो ये जो डेस्के हैं, इन पे अगर आप जाके देखेंगे तो आपको इन डेस्कों पे यही मिलेंगे नेपाली। तो लेकिन बहरहाल अभी उनके साथ जो भी मसला हुआ है, तो वी आर स्टैंडिंग विद देम, और प्राइम मिनिस्टर ने उनसे सिंपैथेटिक आप कह लें कि एक मैसेज भी किया है और उनसे कंडोलेंस की इस चीज़ की जो उनकी यहाँ कैजुअलिटीज हुई हैं। और बाकी ज़ाहिर है चाइना हमारा ब्रदर है, उसके साथ तो 4 लफ्ज़ ज़्यादा बोल दिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन आरोप तो यही लग रहे हैं ना मेजर शेख नदीम कि हिंदू राष्ट्र होने की वजह से इसलिए पाकिस्तान उसे दरकिनार करते जा रहा है, इसलिए बदली हुई भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, हमने कोई बदली भाषा नहीं, हम तो तैयार हैं हर जगह जहां भी हेल्प के। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन मिशंस करता है पूरी दुनिया में जाकर, तो यहाँ पे भी हम करने को तैयार हैं, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो मैंने बताया कि आप ब्रिगेडियर साहब ने क्योंकि अभी बात छेड़ी, तो मैंने उसको आपको बता दिया कि वहाँ उसको एक नेपाल को यूज किया जाता है एक जंप ऑफ पॉइंट के तौर पर। और वहाँ से आप देखिए कि जो पाकिस्तानी भी कभी वहाँ पे गए हैं, चाहे वो माउंटेनियर्स हो या वो, उनके साथ क्या सलूक हुआ है या उनको किस तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, तो ये ब्रिगेडियर साहब को सारी चीजें पता होंगी। मैं यहाँ पे बयान करने के लिए नहीं बैठा, आपकी बात का जवाब मैंने इशारा दे दिया। ब्रिगेडियर, देखिए, मैं मेजर साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। गोरखा एक ऐसी कौम है, एक ऐसी लड़ाकू और बहादुर कौम है, और वो है कि वो कभी भी, मैं कहता हूँ, अपनी जान दे देगा, लेकिन कभी किसी भी देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। और इतिहास और तारीख गवाह है इसका। क्योंकि आपको याद होगा फील्ड मार्शल मानेकशॉ का ये शब्द, कहता है या तो अगर कोई आदमी कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है, पहली बात। दूसरी चीज, देखिए, पाकिस्तान ने खुद जब वो इंडियन एयरलाइंस हाईजैकिंग हुआ था, तो नेपाल की सरजमी को इस्तेमाल किया था दहशतगर्दी के लिए। नेपाल के थ्रू, क्योंकि बॉर्डर पोरस है, क्योंकि हमारे रिश्ते नेपाल से भाईचारे के हैं, एक अच्छी फ्रेंडशिप के हैं, तो बॉर्डर पे कोई ज्यादा इतनी वहाँ स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो वहाँ से कई इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, पाकिस्तान ने हमेशा उनको वहाँ से अपना जो भारत में दाखिल किया गया। गोरखा सोल्जर कभी न, तो देखिए, रॉ के लिए अगर कोई काम करना है तो इंडिया में उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। मतलब एजेंट्स रखना इंटेलिजेंस एजेंसीज का, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर जॉब। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साहब जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी इस तरह के एजेंट्स रखते हैं, और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके भी सोर्सेज होते हैं। तो इन सब चीजों पे ये दिखाना कि साहब गोरखा रॉ में काम कर रहे हैं, गोरखा, मैं कहता हूं कि बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं, की बात नहीं कर रहा, जो 40% नेपाली काम कर रहे हैं। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि नेपाल किस तरह से यूज होता रहा है,
आपके तरफ से भी और हम तब दूसरी तरफ से भी, क्योंकि ये जिस तरह से जंक्शन पर है, आपने जरूर देखा होगा अपने सर्विस के दौरान भी, और कि किस तरह से यहाँ से ताने बाने चलते रहे हैं, तो अभी भी वही चल रहे हैं। मैं इसीलिए मैं खाली आपके साथ क्योंकि बात कर सकता हूँ छोटी मोटी, तो आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, मैं बाकी के साथ क्या बात करूँ। लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे किस तरह से वो काम हुआ है। फिर दूसरी बात ये कि देखिए चाइना भी काफी वहाँ बड़ा सरोसरूख है, आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है वो ठीक है। मेजर शेख नदीम का भी फ्रेम चला गया है, लेकिन अगर आप देखें तो दूसरी तरफ चीन भी तो यही कह रहा है अमिताभ जी कि वहाँ पर ना तो कोई झील फटी है बल्कि ओवरफ्लो हुई है, हमारे पास ना ऐसा कोई वक्त नहीं था, 45 मिनट का जो वक्त हमारे पास शेष था हम उसमें बता देते। तो कहीं कल के दिन इसी नैरेटिव के साथ पाकिस्तान भी तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया जान रही है कि क्या हुआ। 45 मिनट का टाइम था, लेकिन फिर भी बताया नहीं गया नेपाल को कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। इस बारे में खबरें तो आ रही हैं कि वो बताया नहीं गया, समय पे बता दिया जाता तो कम से कम जानें बचा ली जाती। इस लिहाज से चीन के ऊपर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है, और वो किसी की बात सुनेगा या मानेगा या इस आधार पे, मानवीय आधार पे सहायक होगा, मुझे नहीं लगता कि चीन के साथ भी ऐसा सोचा जा सकता है। और अभी बता रहे थे महानुभाव, इंसानियत की बातें कर रहे थे पाकिस्तान की। सारी दुनिया में शरीर पे बम बांध के और फटने के लिए घूमते हैं वो लश्कर तैयबा और ये सब जो वहाँ पे ढेर सारे संगठन है, वहाँ पे आतंकी संगठन पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और इंसानियत की बात ये किस आधार पे करते हैं? ये तो कर ही नहीं सकते। वहाँ बैठ करके इनके जो वो आतंकी गिरोह हैं और दुनिया में भारत को खत्म कर देंगे, भारत में बम फोड़ने के लिए भारत में गिरोह भेजते रहते हैं, आतंकवादियों को भेजते रहते हैं, ये किस आधार पे बात करते हैं? उनको ये प्रश्रय देते हैं, उनके लिए सारा इंतजाम करते हैं तरह तरह के। अपनी जनता के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बारूद इनके पास पूरा मौजूद रहता है। वो भारत में आए और भारत में आके बम बन के फटे। बगैर एविडेंस के बात करना और बगैर किसी गवाही के एविडेंस के, ऐसे तो मैं भी बात कर सकता हूँ। मैं भी कह सकता हूँ कि जी हो सकता है आप जो है ना वो हिंदुत्ववा के होंगे और आप भी कोई दहशतगर्द होंगे, कोई वो जो आतंकवादी शक्ल से लग रहे हैं, मैं भी कह सकता हूँ। बात होती है दलाइल के साथ, सबूत के साथ, एविडेंस के साथ। मैंने हमेशा ये कहा है कि आप भी ढूंढें कि दुनिया में कोई एक मुल्क तो आपके साथ खड़ा हो जाए। चले नेपाल को ही खड़ा कर लें कि नेपाल का फॉरेन ऑफिस ये कहे कि जनाब हमने डोजियर पढ़ा जो इंडिया ने हमें दिया और हम जनाब पाकिस्तान को कंडेम करते हैं, हमें पता चल गया कि पाकिस्तान ने ये अटैक्स किए हैं और इस पे स्टेट स्पॉन्सर टेरर। देखें जो मुल्क करता है तो पूरी दुनिया में उस पर एक इल्जाम लगता है, पूरी दुनिया लगाती है और वो कहलाती है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। पाकिस्तान पर आज तक ये इल्जाम सिर्फ भारत लगाता रहा। तो भारत झूठ भी तो देने का जमाना गया। आपको हमेशा डोजियर देते थे, अभी हमने सही ढंग से डोज दिया जब आपके 10 आतंकी ठिकाने हमने उड़ा दिए। सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से हमने आतंकी ठिकानों को उड़ाया और वो सबके सामने गवाह बना कि आतंकवादियों का ट्रेनिंग कैंप था। उन कैंपों को हमने उड़ा के दुनिया के सामने रख दिया कि देखो ये क्या करते हैं, कैसे लोगों को, बच्चों को बरगला करके बच्चों को सही एजुकेशन देने के बजाय उनको आतंकी बनाते हैं। हमने तो दुनिया के सामने रख दी सारी चीजें और सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। आज आपकी जो हालात है, आपके सारी दुनिया में आपके हालात ये हैं, बारूद पे पैसा खर्च करते हैं आप और अपने बच्चों के खाने पे पैसा नहीं खर्च करते। आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमें कुछ दे दो, सारी दुनिया से मांगते फिर रहे हो आप। आपने अपनी इकोनॉमी बर्बाद कर ली आतंक के पीछे। कितनी भयानक बात है, एक ऐसा देश जो सारी दुनिया को आतंक सप्लाई करता है। सबसे ज्यादा आतंकी संगठनों के ऑफिसेस, हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। ये पूरा रिपोर्ट आया हुआ है। आपको कैसे, आपको समझ में नहीं आती है चीजें? सारी दुनिया बता रही है आपको और आपको पता नहीं होता। कमाल की बात है। समझ में भी आती है, वो मानते भी हैं, स्वीकार भी करते हैं, बस कभी कभी वो अपना पक्ष कमजोर नहीं करना चाहते हैं।
इसलिए उन बातों पर रिजिड हो जाते हैं, सच यही है। और कई बार आपने अपनी डिबेट्स में ये स्वीकार किया कि हाँ पाकिस्तान में ऐसा होता है। लेकिन दामोदर जी, अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से बाढ़ आई, अभी भी हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं फ्लैश फ्लड की, जिस तरीके से पूरा का पूरा नेपाल इस त्रासदी का शिकार हुआ है। अभी भी बताया ये जा रहा है 550 लोग मारे गए हैं, 1500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि अभी उनका कोई पता भी नहीं चल रहा है। और किसी देश की तरफ से क्या मदद नहीं आनी चाहिए थी? भारत तो सबसे पहले जाकर के खड़ा हो गया। सिर्फ शब्द क्यों नहीं लोग भेजे गए? पाकिस्तान भी तो अपने लोग भेज सकता था। मीनाक्षी, नेपाल के साथ पूरे भारत की सहानुभूति है। भारत के लोगों के ट्वीट देखें, उनके सोशल मीडिया स्टेटस देखें, जो कुछ भी जिससे बन पा रहा है, क्योंकि पता है नेपाल इस समय मौजूदा समय में अपने भीषणतम त्रासदी से जूझ रहा है। मानवीय संकट यूं कहें कि ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और कुछ डोनाल्ड ट्रंप वगैरह जिस तरह से ट्वीट आए हैं, लोगों की संवेदनाएं हैं नेपाल के लोगों के साथ। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे जब तक उसे कुछ वहां पे अपने दोहन के लिए नहीं मिलेगा, अपने लिए कुछ सियासत की फायदे के लिए कुछ नहीं होगा, वो नेपाल क्या किसी भी मुल्क के साथ नहीं खड़ा हो सकता। इनकी हिस्ट्री इस बात की गवाह। मेजर साहब, आप बता दीजिए, जिस प्रांत से आपके सिंजियांग प्रांत की जहां बातें हो रही हैं, वहां पे उज़ैर मुसलमानों की जब बात कर रही थी मीनाक्षी, तो आप कह रहे थे नहीं ऐसा है वैसा है। अब बताइए, आपका जो BRI प्रोजेक्ट है या CPEC है, वहीं से शुरू होता है। कभी आपने उनकी बातें करी? और एक चीज और आप कह रहे थे कि चाइना के साथ ये सब कहानियां, हमारे बारे में किसी ने आज तक टेररिस्ट स्टेट की बात नहीं करी। पाटा की ग्रे लिस्ट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। मौलाना मसूद अजहर को यूएन पे जब वीटो किया चाइना ने 2020 पे, तो वो कौन सा मुल्क था? ये किस देश के बारे में बातें हो रही थी? इतनी सारी हिस्ट्री है, उसके बारे में क्या ही बात करें कि आपके मुल्क को टेररिस्ट से स्पॉन्सर करने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बार बार ये पूरे टीवी डिबेट में कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ पे एबटाबाद में छुपा हुआ था। तो ये सब बातें तो करने से, कुछ पैरेलल बोलने से कुछ नहीं होगा। ये तारीख गवाह है, पूरी दुनिया जानती है। और इसके बाद आपका जो पैरेलल बोलना है वो बताता है कि आपके पास तर्क नहीं है। जब तर्कहीन बातें करते हैं तो आप सिर्फ आप चिल्ला सकते हैं। दूसरी बात ये, FATF ने ग्रे लिस्ट पे डाला था, इल्जाम नहीं लगा, एक इल्जाम था और बाद में क्लियर हो गया। जनाब, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया आपको ब्लॉक करता है, लेकिन इल्जाम नहीं लगाया। किसी और मुल्क को ग्रे लिस्ट में डाल सकता है, भारत जैसे मुल्क को ग्रे लिस्ट में डालने का क्या मतलब है? आप डेफिनेशन पढ़ें, या तो मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ तो फौज में अफसरों को मेजर साहब लेफ्टिनेंट कर्नल बनने से पहले बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, एग्जाम होता है। आप लोग पढ़िए, वहाँ पे जाके पढ़ाई ये सब होती है। ब्लैक में आने वाले, हम ग्रे में आए थे डाउटफुल। पाटा की ग्रे लिस्ट में नाम आने का मतलब क्या था? क्लियर है, उन्होंने कहा क्लियर है। आप तो ब्लैक में जाने वाले 4 साल से ज्यादा वक्त पाकिस्तान पाटा की ग्रे लिस्ट में रहा आप तो बहुत सारी जगह पर मेजर शेख नदीम, आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जाकर के वहाँ पर आप बहुत सारे सुनिए मेजर शेख नदीम, आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जाकर के लेक्चर देते हैं, वहां पर लोगों को आर्थिकी से जुड़े हुए लेक्चर देते हैं, और आप भारत के लिए कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट में जाने वाला है। वो देश जो चौथे नंबर पर है पूरी दुनिया में, और वो ब्लैक लिस्ट में जाने वाला है। आपको और बेहतर काउंटर नहीं मिला। झूठ है ये, आप लोगों को झूठ दिलाया हुआ है। वो धारावी वाले भी कहते हैं यार कौन से चौथे नंबर पे। देखिए, अरे धारावी साहब देखिए, धारावी में कोई घर नहीं मिलेगा आपको बिना AC और TV का। साउथ एशिया के मुल्कों का नेतृत्व करता है और उसी काबिलियत के दम पे नेपाल के साथ खड़ा है। वहां पे त्रासदी हुई तो भारत ने छड़ी की, ये नहीं सोचा कि हमें क्या करना। हमारे यहाँ प्रॉपर SDDR की मानवीय संवेदनाओं के लिए हम कभी राजनीति नहीं आगे लाते। हमारे यहाँ से एयरफोर्स के पास, हमारी फोर्सेस के पास जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं तुरंत मोबिलाइज किए गए, और वो वहाँ नेपाल में पहुंचे। नेपाल की जनता भी ये बात जानती कि उनके ऊपर जब भी कोई त्रासदी होगी, भारत को पहला देश होगा जो उनके साथ बिना किसी शर्त के खड़ा होगा, बिना किसी शर्त के। और केवल सरकार नहीं, बता दूं नेपाल के भाइयों की इतनी इज्जत है, कब्जा करेगा, इज्जत है। आप नहीं जानते, हम फौजी, हम तो खैर चलिए, दत्ता साहब बोल रहे थे जो बात बिल्कुल सही, और आप उसमें ढूंढ रहे थे राके एजेंट होते हैं नेपाल। कैसी बात है? क्या एक बहादुर सैनिक होते हैं। कारगिल की जंग हो 1971 को, हमारी जो गोरखा रेजिमेंट से उनका इतिहास भरा पड़ा है। लड़ाई में पाकिस्तान को किस तरह से उन्होंने धूल चढ़ाई, और पाकिस्तान, ये सब समझ में आता है आपके ट्वीट से। आपको पता है कि नेपाल के जो गोरखा सैनिक है, भारतीय सेना की तरफ से आपके सैनिकों से, आपके टेररिस्ट हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, और उन्हें पता है, और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी दी, कोई शक नहीं।
1500 साल हमने आप पे हुकूमत की है, आपको भी अच्छी तरह से अरे, पता है हुकूमत करने कि लगे। कौन से गोरखा, कौन से मरहटे, कौन से तामिल, कौन से कहाँ खड़े थे। 1500 साल का आप कौन हंस सा रहे इतिहास है? हैं, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। 1500 साल, 1500 साल जफर की जो पीढ़ियां है वो रिक्शा चला रही है। अपनी हिस्ट्री, आपने अपनी हिस्ट्री 47 से रखी हुई है। वो ईद पे आप बकरीद भूल पे जाते बैठ के वो हैं, जकात मांग आप भूल जाते कहाँ की हैं बातें करते कि हैं मर, आपको हाँ, बात करनी आपकी आती बातें है। सुने तो ऐसे ही लगता है मरहटा, गोरखा और ये सारे तामिल, ये आप जरा जाए 1500 साल पीछे जाके देखें कहाँ छुपते थे ये लोग, ये कैसे कैसे कहाँ लेके जा रहे हैं आप? 1500 साल और 1200 साल ये सब मनगढ़ंत कहानियां कहाँ से लेके आते हैं आप? 4 लोग जितने भी मुगल थे उनकी जो सल्तनत और जो उनकी पीढ़ियां आज भारत में वो सब जकात मांगती हैं। इस पे बैठ के देखिए बहादुर शाह जफर के घराने के लोग कहाँ हैं, ढूंढिए जाके आप। अलेक्जेंडर को आगे नहीं जाने दिया हमने, शुक्र करो अलेक्जेंडर को यही मुल्तान में पकड़ लिया। आप लोग के पास तो महमूद गजनवी जाता था, 4 घोड़ों पर तो रास्ते दे देते थे कि जाओ जी आगे बॉम्बे की पोर्ट तक चले जाओ, कोई मैं फौज के पीछे जाओ 1500 साल। ये 71 वगैरह आप 15 सुनिए, आप 2000 साल पहले भी चले जाएंगे तो आपको जो इतिहास मिलेगा वो सम्राट विक्रमादित्य का मिलेगा, अशोक मौर्य का मिलेगा, शिवाजी महाराज का मिलेगा, समुद्रगुप्त मौर्य का मिलेगा, आपको ये इतिहास मिलेगा। लेकिन आपने वो इतिहास पढ़ा ही नहीं, आपने मुगलों का इतिहास पढ़ा। वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं दामोदर जी की। अब वो बैठ करके सिर्फ और सिर्फ ईद के वक्त में नजर आते हैं, जो कि भीख मांगते हुए नजर आते हैं, और आजकल रिक्शा चला रहे होंगे बाकी टाइम में। कैसी बातें करते हैं मेजर शेख नदीम, थोड़ा सा तो आप तो कम से कम इस तरीके से 2000 साल 1500 साल पहले पीछे जाकर के आज के भविष्य को लिखने की उम्मीदें रखते हैं। आप आज का पाकिस्तान लिखना चाहते हैं 1500-2000 साल पीछे जाकर के। इसी भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, और यही भारत हुआ करता था सोने की चिड़िया। और उस भारत से कंपैरिजन मुगलों का, सीरियसली उसी टुकड़े पर हैं आप जो भारत से कट के मिला है आपको। काबिलियत को भारत में कभी नहीं रोका गया। आज का क्या मेजर नदीम शेख, आज का क्या? आज आपको लगता है, आज आपको लगता है कि आपके देश की तरफ से जो आपके देश की तरफ से जो पत्र भेजे हैं, सुनिए मेजर शेख नदीम, आई अंडरस्टैंड कि हर देश के साथ आपके रिश्ते अलग हो सकते हैं। चाइना आपके यहाँ पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाइना के कर्ज के जाल में आप फंसने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इंसानियत का रिश्ता सबके साथ, ठीक है मेजर शेख नदीम, सब बात सुनिए। इंसानियत का रिश्ता नहीं होता है। आपके यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चीन की तरफ से आ रहा है, आपके यहाँ पर इक्विपमेंट सबसे ज्यादा चीन की तरफ से आ रहे हैं, आपके यहाँ पर पैसे चीन की तरफ से आ रहे हैं, इसलिए आप चाइना के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। आई अंडरस्टैंड कि ठीक है, अगर कोई आपका साथ दे रहा है आपको उसके साथ भी खड़े होना सही है, लेकिन आज के वक्त में जो डिप्लोमेसी लेकर के पाकिस्तान चल रहा है उसके पास है क्या? अमेरिका और चीन जो अपने हिसाब से आपको यूज करते हैं, आपको मंजूर है अपने भविष्य, आने वाले लोगों को ये भविष्य देना? हमारे पास 2 चीजें हैं, क्या? एक हमारे पास ईमान है, हमारा फेथ, हमारा दीन, और दूसरी चीज है जो हमने कंधे पे रखा हुआ है, वो है ये कंधे पे रखा हुआ है, ये मेरे भाई को नजर आ रहा है, बराबर वाले को, दाएं बाएं दोनों को, ये रखा हुआ है न्यूक्लियर बम। ये 2 चीजें हैं हमारे पास, तो ये हमने छबरात में चलाने के लिए लेकर के रोते हुए नजर आ रहा था पाकिस्तान। किराना को लेकर के मेजर शेख नदीम लोग रोते हुए नजर आ रहे थे, पता है ना आपको? देखो क्या हुआ किराना में। किराना जो है बेटा, ये तकरीबन कोई 1000 समझ लो कि स्क्वायर माइल में फैली हुई है। इसकी लंबाई 19 माइल्स की है, 19 किलोमीटर की है, और 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। वही तो मैं कह रही हूँ कि भारत में ड्रोन पहुंचने के बाद पाकिस्तान किस तरीके से डर गया था, वो भी तो आपको पता होगा कि एक ड्रोन ही तो पहुंचा था। ये आपका देखिए, ये मैं अर्नब के प्रोग्राम में था गोस्वामी के, तो मैंने ये बताया कि ये रिपोर्ट आया कि 12 सबसे खतरनाक संगठनों का मुख्यालय पाकिस्तान में है। अमेरिका की रिपोर्ट है, इंडिया नहीं कह रहा है। साइकोलॉजिकल वार, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि टॉप टेररिस्ट कंट्रीज में आप हैं, मोस्ट टेररिस्ट कंट्रीज आपके इसमें है। अंदर से बताना चाहेंगे किया, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग इंसान नहीं रह गए, इंसानियत से दूर हो गए हैं। आप अपने बच्चों को नहीं पूछते, आपकी जनता को आप नहीं पूछते, आप उन्हें बारूद के ढेर से उड़ा देना चाहते हैं अपने बच्चों को।
उनके लिए रोटी नहीं, नहीं है नहीं, हम आपके किसी पास, को भी नहीं उड़ाना लेकिन चाहते। गन्स हैं आपके हाँ, पास, आपने- बारूद हैं उनके आपके आपने पास, कोई ऐसी चीज और करी, बैठ करके आतंकी आपने लश्कर तैयबा जैसे संगठन, जैसे मोहम्मद जैसे जैसे संगठन को आपने लोगों तरजीह दे को रखी है। भी वे इंसानियत के रोए मत। सबसे बड़े ऐसे दुश्मन, लोग जो सारी इंसानियत दुनिया के में दुश्मन हैं, इंसानियत का दुश्मन जो अगर कोई है तो हिंदुत्व है, पाकिस्तान है। जो आज सारी दुनिया जो पाकिस्तान हिंदुत्व से है, परेशान है। जो आपके आप अपने जैसे हैं, पाकिस्तानी आप जैसे शहरी लोगों आपसे को परेशान है, ये जो दोनों आपसे कंधों पर अलग रखे ना, होना दोनों से चाहते मारेंगे, हैं। खाली एक से नहीं। बलूच अलग होना चाहते हैं, सिंध अलग होना चाहता है, सब आपसे अलग होना चाहते हैं। आपने वो हालत कर ये रखी है अपने आपके देश ख्वाब की। हैं, ये इंसानियत तो आपके आपको ख्वाब कहीं, हैं। इंसानियत से तो आपका कोई देखिए, वास्ता ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा है इंसानियत कि का नींद सबसे बड़ा हमारी, दुश्मन ख्वाब दुनिया में कोई तुम्हारे। है तो हम पाकिस्तान। देखिए कहीं शेख सब नदीम, अच्छी अगर नींद आप सोते हैं। भविष्य में आकर के अपने लोगों का भविष्य सुधारने का जज्बा नहीं रखेंगे तो ये ख्वाब आपके यहाँ पर हकीकत लेकर के आएगा। ब्रिगेडियर दत्ता, अब ये सब कोई जानता है पीओके में क्या चल रहा है, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान के साथ कैसे रिश्ते चल रहे हैं, और अगर ये सब चलते रहा तो बिल्कुल पाकिस्तान कई टुकड़ों में टूट जाएगा। और अगर ये सरकार, वहां के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वक्त देखना भी नहीं होगा, इनके रहते रहते ये टूट जाएंगे। बिल्कुल, देखिए बलूचिस्तान ने तो ऑलरेडी अपने आप को एक इंडिपेंडेंस स्टेट घोषित कर दिया है, और वो हुकूमत पाकिस्तान की किसी भी हुकुम की मतलब वो उसकी तामील नहीं करते हैं। तो ये बता रहा है अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो वो करीब 44% 45% हिस्सा है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान तो वैसे ही आधा हो जाएगा, पहली बात। दूसरी, देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान में अभी जिस तरह के मुजाहरे हुए थे, जिस तरह से जो बुनियादी चीजें हैं वो वहां के लोगों को नहीं मिल रही हैं, तो ये बताता है हुए थे। यानी आप देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से उनको रिजॉल्व करते हैं। आप खालिस्तान की फिक्र करें सर, वो भी सिंबॉलिक, उन्होंने भी अनाउंसमेंट की हुई, डिक्लेयर किया हुआ, पूरी दुनिया में वो तो रेफरेंडम कराते फिर रहे हैं, पूरी दुनिया में रेफरेंडम में जीत रहे हैं, ठीक है ना। तो आप खालिस्तान की फिक्र करें, आप जो है वो अरुणाचल प्रदेश की फिक्र करें, सेवन सिस्टर्स की फिक्र करें, नागालैंड की फिक्र करें। सर इधर क्यों, आप इधर ये छोटे मोटे चैलेंजेस, हम 1500 साल हमारा इतिहास है, 1500 साल से हम यहाँ पे सेट हैं, और ये जो मराठे गोरखे ये सब उस वक्त जो है ना पहाड़ों में छुपते थे। शेख नदीम, झूठे इतिहास की वजह से, झूठे एक चीज मैं इतिहास की बताना वजह चाहता से हूं। पाकिस्तान जमींदोज होने को है। एक मिनट, और आप इतिहास एक एक मैंने करके भी पढ़ा प्लीज, है, आप दोनों ही पढ़ा है। आर्मी ऑफिसर रहे हैं, ऐसे प्लीज मत करिए। इतिहास मैंने भी पढ़ा है। मुगलों ने अगर शासन किया है तो उन्होंने हमारे जो राजा थे या उनकी मदद से किया है। औरंगजेब शिवाजी महाराज के डर के मारे उनकी मतलब हालत खराब रहती थी, शाइस्ता खान को, और उनको किस तरह से उन्होंने मारा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एओआर क्या था? औरंगजेब नहीं, का नहीं, एओआर बिल्कुल। देखा है नक्शे में? शर्म आनी चाहिए दूसरी, ऐसी बात करते हुए। उसका आपने देखिए, एओआर देखा है आपने? आपने उसका आपने एओआर देखा है? अरे सुन तो AOR देखा लीजिए, है? हमारी भी सुन लीजिए। शर्म आनी चाहिए। अलेक्जेंडर को यही वजह थी, अलेक्जेंडर इसी को कहते हैं दो-क़ौमी नजरिया। अगर किसी ने रोका था तो दो-क़ौमी वो नजरिया कि सच्चाई को मानने से इनकार होगा, डिनोमिनेशन होगी अपने दीन की झूठी। सारी दुनिया जानती है, बच्ची नहीं जानती एओआर क्या होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं एओआर। जाए नक्शे पर देखें औरंगजेब का एओआर क्या है, फिर बात करें। औरंगजेब की हालत आपने खुद ही देखी, किस तरह से शिवाजी महाराज ने उसको बिल्कुल परेशान करके रखा था। ये तो आप इतिहास की बात कर रहे हैं, बनाने की इतिहास कोशिश की है। बात कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा किसी का भी देखना है इतिहास, आप उस इतिहास की बात कर रहे हैं, आप उस इतिहास की बात कर रहे हैं जहां औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह, इतिहास का जो मतलब बहुत ही बेहतरीन शहंशाह हो सकता था भारत का, उसको कत्ल किया, अपने भाइयों के साथ साजिश की, और क्या उसका अंजाम हुआ आप देखिए। अपने वालिद को उसने कैद करके रखा। अगर आप उस तारीख को सिरमौर करते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है उसके आगे। शुरू हो गए आप ये देखिए, आप अगर उस तारीख को खाला के साथ क्या करना किया, चाहते हैं, के साथ क्या हुआ है, मामू के साथ क्या हुआ, चाचा के साथ, ये पर्सनल होने वाली बात है। बात हो रही है शहंशाही की। पर्सनल नहीं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। ये जो गोरखा, इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो आप नाम लेते हैं ना, ये सब नालियों में इधर उधर छुपते थे, आज नजर आ रहे हैं। आप इनकी बातें कर रहे हैं, आप बात करते हैं 71 की। आप जाए 1000 साल पीछे, खुद आप जाए 300 साल पीछे, 300 साल पीछे जाए, 1500 साल की बात कर रहे हैं। निकलती थी, आप 1500 साल की बात निकलती थी उस वक्त। आज बातें कर रहे हैं, भागता फिरता था, किस तरह से शिवाजी महाराज ने उसको वो किया हुआ था। वियतनाम जैसे देश में आप अंदाजा करें, जो है, महमूद गजनवी 4 घोड़ों पर आता था
और पूरा हिंदुस्तान साइड में आप खड़ा कर देता अलेक्जेंडर हूँ। की बात करते हैं, ये- शायद ये- आपने कोई बात नहीं, मेजर तारीख शेख को नदीम को नहीं ये देखा वाला है। इतिहास अच्छा लगता है। मेजर अलेक्जेंडर शेख को- नदीम को ये वाला इतिहास अच्छा लगता है। इस इतिहास में आप रहिए, आपका देश भी एक इतिहास बहुत जल्द बन जाएगा, जिस कगार पर आप खड़े हुए हैं, जिस राह पर आप चल रहे हैं। अब इसी राह को लेकर के आगे बढ़ेंगे दामोदर जी, तो इतिहास तो पाकिस्तान भी बनेगा। मीनाक्षी, मुझे सबसे पहले इनसे एक सवाल पूछना है मेजर साहब से, शायद भी सहमत हो। इतिहास तो बन ही रहा है। दत्ता साहब पाकिस्तान से ये देखिए, इतिहास की नहीं, बातें बिल्कुल करते एक तो ये आप पाकिस्तान अपने हुआ मुगलों करता को था, मुगलों वहां को पर करता हूं, तो मुजाहिदीन आपने हुए करते थे। जो- यही इतिहास हो जाएगा एक दिन पाकिस्तान का। फायरिंग करते हैं, मैं आराम से जस्ट एक मिनट। 1971 में अगर आप अपने आप को मुगलों का उत्तराधिकारी मानते हो तो 90,000 मुगल सरेंडर करके खड़े थे भारत के अंदर। अब ये बात भी सुन लीजिए, बिल्कुल। ये अगर आप अपने आप को मुगलों का उत्तराधिकारी मानते हैं तो वो मुगलों के उत्तराधिकारी भारतीय सेना के सामने सरेंडर करके खड़े थे 90,000 सैनिक, जिनको भारत में सरेंडर करना पड़ा था। यही है मुगलों का इतिहास। अगर आप मुगलों के इतिहास से खुद को कनेक्ट करते हैं तो इसको भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए आप। अगर मुगलों से अपने आप को जोड़ेंगे तो ये भी सुनिए, हम तो नहीं कह रहे थे कि आप मुगलों के उत्तराधिकारी, लेकिन खुद ही आप बोल रहे हैं, तो अगर आप बोल रहे हैं तो ये भी सुनिए। मेजर साहब चिल्लाने से मुझे ये इतिहास है, इसको इतिहास के पन्नों से आप पीढ़ियां याद करेंगी कि जब जो आता था दमखम तो दिखाने की मंदिर बात आई थी तो खाली वो करके भाग मुगल जाते जो थे, थे, मंदिर तक छोड़ के भाग जाते आप मान थे। लेना वो 90,000 सैनिक, उनकी हमने परेड कराई थी और वो भारत में सरेंडर करके 90,000 खड़े नहीं थे। थे। और एक देश आप बड़े देश खोल के शर्मिला बैठे हो आप बॉस की लोग, को- क्या बातें करते हैं हम। आपकी तालीम नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ बहस नहीं कर तालीम सकता। की बातें शर्मिला कर अरे रहे हैं। आपके जो आर्मी चीफ थे, आपके देश के जो राष्ट्रपति थी 1971, वही मानते हैं। पलट रहे हैं, इतिहास पे आइए। 5,500 किलोमीटर पढ़ने दूर का है शौक है ना, पाकिस्तान तो से, इतिहास की तारीखें और इंडिया सबके की साथ है। 4,500 किलोमीटर बॉर्डर लगती है। 4,500। अरे पाकिस्तान हो, आप अगर बांग्लादेशी होते और हम अगर इंडिया की जगह पाकिस्तान होते तो 48 में ही ले लेते। मैंने जब नक्शा देखा थोड़ा जो होते और नहीं होते के बीच में जो है उस पे बात करते हैं ना। जो थे, बहुत कुछ होने और ना होने के बीच की बातें हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद से आपने घेरा हुआ था बांग्लादेश को और आपने 71 में कब्जा किया। अरे अगर इतने तगड़े थे तो लेके दिखाए ना कश्मीर, क्योंकि कश्मीर 5,500 किलोमीटर दूर नहीं हमसे। तो चल और जो आपने वहां पे दो भाइयों में लड़ाई कराई, वो दो भाइयों की लड़ाई थी, उसका फायदा उठाया। अकेले जंग करने आए ना, जहां भाइयों की लड़ाई ना हो, आए ना जरा, आए कश्मीर लेके दिखाए ना। आपने क्या किया? अरे कश्मीर आपने लिया 5,500 किलोमीटर दूर। आपका तो आधा सा 5,500 हिस्सा, किलोमीटर दूर। अभी भी आधा सा हिस्सा भारत में आने के लिए खुद ही तैयार बैठा हुआ है, बोरिया बिस्तर बांध के। जिस दिन भारत अपने दरवाजे खोलेगा, आपका पूरा का पूरा देश खाली हो जाएगा। 24 करोड़ की 24 करोड़ जनता वहां से सर बाहर आ जाएगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन पाकिस्तान का जो सच है वो एक बार फिर से उजागर हो गया है। जहां चाइना सपोर्ट करता है तो उसके लिए भाई वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उइगर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार होने के बावजूद, और नेपाल से इसलिए दिक्कत है क्योंकि वहां पर हिंदू राष्ट्र है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।